हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 12 का ज्योग्राफी का, जो कि कल ही है। ऑल चैप्टर्स आपके 50 प्लस जो आपके क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको वन शॉट रिवीजन में करवाने वाला हूं। देखिए, अब आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँगा वही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। भाई देखो, 7 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है आपका ऑफलाइन पढ़ाने का। पिछले 4 सालों से मैं आपका यूट्यूब पर भी काम कर रहा हूँ, बट हाँ, उस लेवल पर हम लोग नहीं बढ़ पाए हैं। 4,500 सब्सक्राइबर्स हैं। कभी कहें कि अगर मैं सच कहूँ तो मेहनत तो भाई कोई कम नहीं है। अभी भी मैं आपका जो गर्मी का समय है वहाँ पंखा बंद करके कपड़ा ऊपर डाल करके वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई मेहनत तो करी है मैंने। अब उस लेवल पे अगर चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, रीच नहीं जा पा रहा है, तो उसमें मेरा कोई व्यवस्था नहीं हो सकता या उस पर मैं कुछ खास कर नहीं सकता हूँ। मैं 2 दिन पहले भी वीडियो को बनाने वाला था, बट वह चीज़ भी मेरे हाथों में नहीं थी। मेरे रिलेटिव फैमिली मेम्बर में किसी का डेथ हो गया, मुझे वहाँ कल जाना पड़ा। कल का पूरा रात, कल का पूरा व्यवस्था जो वहाँ गया, उसके बाद सुबह मैं वहाँ गया हूँ। आज का दिन भी वहीं गया है आपका। जो मेरे पास अब समय है, मैं इस समय में ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों तक जाने वाली, कितने लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे और इसको देखेंगे, इसको लास्ट तक कितना देखेंगे। मैं आपको सच बताऊँ, जो बच्चा 1 घंटे को इसको देगा, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि भाई आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न के और यहीं से आपके आने वाले हैं। आपको यकीन करना पड़ेगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, ठीक है। अब जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो भाई इस समय भी बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने इस कम्बल को भाई ओढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर भी मैं आपको बोले जा रहा हूँ। साथ ही साथ बगल में कोई कीर्तन चल रहा है। देखो यार, कीर्तन से या किसी धार्मिक व्यवस्था से मुझे कभी कोई समस्या नहीं रही है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी व्यवस्था की वजह से किसी और को हानि हो। अब आप खुद बताओ, मैं अगर रात को सोया नहीं था, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो किसी प्रकार की जो भी आवाज़ आपकी है तो वो मुझे तो डिस्ट्रैक्ट करेगी अगर मैं वीडियो को बना रहा हूँ। ऐसा कोई मैं अमीर भी नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा माइक होगा जो मेरी इस आवाज़ को कैच करेगा और आसपास की आवाज़ को नहीं। तो चलिए, कोई बात नहीं, इस मुद्दों की हम कभी बाद में बात करेंगे। आप और मैं बैठेंगे तो उस पर चर्चा ज़रूर होगी। आइए बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख आपका अध्ययन क्षेत्र बताइए। देखो यार, मानव भूगोल है क्या, इसको समझना पड़ेगा। चैप्टर आपका पहला रहेगा। मानव भूगोल जो है वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों की विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। बोले तो जो आपका वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, और जो मानव है मतलब हम लोग हैं, जो हम क्रिया करते हैं, काम करते हैं, और जो वातावरण है, दोनों के बीच में जो अंतर एक संबंध आपके भिन्नता होती है, उसका अध्ययन ही आपका मानव भूगोल है। या फिर मैं अगर कहूँ तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बोले तो समाज और धरातल के बीच में, मतलब हमारे बारे में, और धरातल मतलब पृथ्वी के बारे में गहराई से, बारीकी से जो अध्ययन किया जाता है उसी को मानव भूगोल कहते हैं। आप ये नीचे वाली लाइन अगर याद कर लो तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा इस मानव भूगोल क्या है। इसके जस्ट बाद अगर हम जाएँ, इसके जस्ट बाद आप जाइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगला आता है कि भाई ज़रा ये बताओ इसके अध्ययन क्षेत्र क्या क्या हैं। देखिए, इसके अध्ययन क्षेत्र में आपका है किसी क्षेत्र के आपका जनसंख्या, उसकी क्षमताओं का आपके अध्ययन करना। किसी क्षेत्र की उसकी जो जनसंख्या है, उसकी क्षमता है, उसका आपको अध्ययन करना ही मानव भूगोल आपका कहलाता है। साथ ही साथ प्रदेश की संसाधनों का प्रयोग, उसके प्रयोजन का अध्ययन करना, यह भी मानव भूगोल का आपका अध्ययन क्षेत्र आपका कहलाता है। और साथ ही साथ सांस्कृतिक वातावरण का आपका अध्ययन करना, किसका, सांस्कृतिक वातावरण का आपका अध्ययन करना, यह आपका कहलाता है। वातावरण के साथ साथ समायोजन का आपका अध्ययन, ये भी आपका मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका उतना आपका टफ मुश्किल तो नहीं है, बहुत सिंपल ही आपको समझना है कि मानव भूगोल क्या है और कहाँ कहाँ हम मानव भूगोल में स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। तो संस्कृति के बारे में, वातावरण के बारे में, संसाधनों के बारे में मतलब अध्ययन करते हैं, और जनसंख्या और उसकी क्षमता के बारे में करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे का दिमाग हिल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन है क्या। मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपका और भूगोल, मतलब भूगोल का और मानव का जो एक संबंध है वो कैसा है, क्या अन्योन्य, क्या ये लगातार क्रिया करते हैं। हमारा आंसर है बिल्कुल करते हैं। इन दोनों का आपसी संबंध होता है, दोनों परस्पर एक साथ होते हैं। आइए बात करते हैं आंसर की। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया, लगातार काम आपका चलता है। कैसे चलता है? भौतिक भूगोल के विभिन्न आपके लक्षण हैं, जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, वनस्पति, ये मनुष्य के रहन सहन और आर्थिक सामाजिक चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि भूमि की बनावट क्या हम पर प्रभाव डालती है, मेरा आंसर है बिल्कुल। अगर भूमि उबड़ खाबड़ है तो हम वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो उपजाऊ मिट्टी है, समतल मैदान है, तो हम रहेंगे। अगर जलवायु आपकी बढ़िया है, नॉर्मल है, ठंडी, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, तो हम वहाँ रहेंगे, जी बिल्कुल रहेंगे। वनस्पति, क्या अगर वहाँ खाने पीने की चीज़ें अगर आसपास कहीं होंगी, क्या हम रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जहाँ नहीं होगी वहाँ हम नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है
कि प्रकृति मनुष्य के कार्य पर जीवन को कैसे निश्चित करती है। देखिए बहुत सिंपल है कि मनुष्य के काम को बहुत अलग तरीके से वो डिसाइड करती है। मानव जीवन को निश्चित करती है प्रकृति के संसाधन पर ही हम आधारित होते हैं। मतलब अगर हम प्रकृति के संसाधन हमारे आसपास हैं तो हम वहाँ बस जाते हैं। प्रकृति के संसाधनों से ही रोजगार के आपके चक्र या रोजगार की व्यवस्थाएं होती हैं। मान के चलिए कहीं पर संसाधन ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा रहेंगे, जहाँ संसाधन कम है, जहाँ पे आपका खनिज संसाधन कम है, चीज़ें कम है, वहाँ कम रहेंगे। पानी की व्यवस्था भी अगर कहीं नहीं, हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम वहाँ हमारे को कोई अवसर वहाँ नहीं मिलेगा। इस तरीके से प्रकृति मानव के अवसर को, मानव के जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। ऐसा करके आपको इसमें बताने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव और प्रकृति क्या आपस में जुड़े हुए हैं, क्या उनमें कोई समानताएं हैं। जी बिल्कुल है, प्रकृति और मानव आपस में जटिलता का बड़ी गहराई से बिल्कुल आपके जुड़े हुए हैं। प्रकृति और मानव एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, आप दोनों एक रूप में दोनों को देखना होगा। और आपसी अन्योन्य क्रिया आपकी होती है, दोनों में लगातार क्रियाएं होती हैं। और प्रकृति में ही, मतलब एनवायरनमेंट में ही, जो यह एनवायरनमेंट हमारा पहले से था, इसमें हमने किसकी स्थापना करी है, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की हमने रचना की है। ये मानव ने काम किया है। साथ ही आपको बताना है कि भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का जो वर्णन मानव ने किया है वो आपका मानव शरीर के रूप में है, जैसे पृथ्वी के रूप में। अब क्या पृथ्वी का कोई रूप है? कहीं आप ढूंढ के बताइए कि चेहरा कहाँ है। आंसर है कहीं कोई चेहरा नहीं है, वो मानव का ही चेहरे के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। तूफान की आंख, क्या तूफान की आंख आपने कभी देखी है? क्या मैंने कभी देखी? आंसर है नहीं देखी। लेकिन किसकी आंखें हमने देखी है? हमने इंसान की आंखें देखी हैं। तो यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है वो इंसान की आंख के रूप में आपका है। नदी के मुख्य रूप में, नदी का कोई मुख नहीं होता है, नदी आपकी फ्लो बह रही होती है। मुख होता है इंसान का, तो इंसान का जो नदी का वर्णन है वो नदी के मुख के रूप में मतलब किया गया। इस तरीके से दोनों को आपसी अन्योन्य क्रिया में आपका बताया गया है। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है। किन्हीं 3 तथ्यों की बारे में आपको बताना है। देखिए मानव भूगोल में आपको जो है वो भौतिक पर्यावरण व मानव जगत की अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण की बात करता है। मतलब जो पर्यावरण है और जो मानव जगत है, इन दोनों के बीच में जब लगातार काम होता है, लगातार ये जब जुड़ रहे होते हैं आपस में, ऐसे आपका आपस में जुड़ रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग किसका निर्माण कर लेते हैं? सांस्कृतिक वातावरण का, जो हमारी संस्कृति है, रहन सहन, खान पान, उस व्यवस्था का। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझा जाता है उन सभी तत्वों का अध्ययन करना। पृथ्वी हमारा एक घर है। अब हम इसमें जितने भी तत्व हैं आपके, चाहे वो जलवायु हो, चाहे मिट्टी हो, हर चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, जिन्होंने मानव को क्या किया है? पोषित किया है। पोषित मतलब हमें पाला है। क्या किया है? हमें पाला है। साथ ही साथ धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत की आपकी क्षमता का अध्ययन करना भी आपका इसके अंतर्गत आपका आता है। दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं आपको सच बताऊं तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं इस चैप्टर में से जिसमें से एक 100% आपका आता है। उसमें से एक यही है, पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में आपको बताना है, या फिर आपको बताना है कि प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित कैसे हुआ। या फिर इसको एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, इसको बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण होना। मानव का क्या हो गया है भैया? मानव का प्रकृतिकरण हो गया है। मानव प्रकृति के अनुसार क्या हो गया? ढल गया है, ये कह सकते हैं आप। आइए बात करते हैं आपके आंसर की। तो प्रकृति जो है, प्रकृति पर्यावरण से हमारा अन्योन्य क्रिया आपकी रहती है। आरंभिक अवस्था में मानव में कोई प्रौद्योगिकी ज्ञान नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी थी क्या घर बनाने की, क्या आग जलाने की, क्या कुछ भी करने की हमारे पास कोई कैपेबिलिटी थी? आंसर है बिल्कुल नहीं थी। हम उस अवस्था में सामाजिक विकास हमारा जो था वो आदिम था। आदिम मतलब हम लोग आदिम अवस्था में थे, पुरानी, बहुत प्रिमिटिव आपका तरीके से हम जीवन जीते थे। साथ ही इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। मानव कुछ भी नहीं है, मानव का कोई हैसियत नहीं था। प्रकृति के अनुसार ही मानव सब कुछ अपने आप को तय कर लेता था, अपने आप को ढाल लिया करता था। ये मानव का इतना अस्तित्व था। साथ ही इस अवस्था में आपका प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और आपका प्रकृति की पूजा करता था। मानव ये कर रहा है। साथ ही साथ इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाला और इस सामंजस्य को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। आइए बात करता हूँ ये दिया किसने है। ये आपका है रैटजेल। ये जो मानव भूगोल के जनक हैं, फादर ऑफ आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, रैटजेल ने आपको इस पर्यावरण निश्चयवाद जो पहली विचारधारा है, यह निश्चयवाद को आपको दिया है। इसके साथ ही इनकी एक शिष्या है, इनकी शिष्या का नाम है एलन सी सैंपल। क्या नाम है? एलन सी। ठीक है, एलन सी आपका सैंपल आपको याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है। अगला हमारा विचारधारा है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका प्रयोग करता हुआ इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति पर मानवीकरण हो गया। देखो पहले वाले का क्या था?
मानव का प्रकटीकरण था। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, यहाँ पे प्रकृति मानव के अनुसार ढल रही है, यहाँ पर प्रकृति मानव के अनुसार ढल रही है। इसको हम बोलते हैं संभववाद। इस विचारधारा को क्या नाम क्या है? संभववाद। इस विचारधारा का नाम क्या है? संभववाद। तो आइए बात करते हैं कौन सी विचारधारा दूसरी है। तो इस मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद कहा जाता है। समय के साथ मानव बेहतर होता चला गया। मानव ने तकनीक का विकास किया, मानव ने बहुत सारी अपनी टेक्नोलॉजी का विकास किया और पर्यावरण के अपने संसाधनों को एक प्रकार से जन्म दिया कि पर्यावरण ने जो संसाधन दे रखे हैं मैं उनसे अपना विकास करूंगा। अगर कंकड़, ईंट, बारू वारू जो भी हमारे पास है तो मैं घर बनाऊंगा। छोटी छोटी जो टुकड़े आपके लोहे के हैं तो मैं उससे सरिया बना के बड़े बड़े पुल बना लूंगा। सब कुछ मानव ने किया है। तो आपको बताना है कि मानव ने क्या किया? प्रकृति पर विजय प्राप्त करी है। कैसे प्राप्त करी है? इमारतों का निर्माण करा, सड़कों का निर्माण करा, पुलों का, जो आपके पुल हैं, आपके नदी के ऊपर जो पुल हैं उनका निर्माण करा, जो आपके सड़क हैं उन सड़कों का निर्माण करा, परिवहन का विकास करा। ये सारा मानव के अंतर्गत आपका आता है। साथ ही साथ देखिए इस अवस्था में मानवीय आपका क्रियाएं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि निर्माण करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप, मतलब मानव के क्रियाओं की छाप चारों तरफ आपको दिख सकती है। आप चारों तरफ देखिए तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आपको सड़कें, बड़े बड़े भवन आपको देखने को मिलेंगे। ये सब मानवीय क्रियाओं का प्रभाव किस पर है? प्रकृति पर है। आइए बात करते हैं तीसरी विचारधारा की। तीसरी विचारधारा आपकी है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद की संकल्पना से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो संतुलन आपका है वो बैठाने की बात की जाती है कि ना तो तुम बढ़िया हो, मतलब ना तो नव निश्चयवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना संभववाद। जो तीसरी विचारधारा वो कहती है कि भैया आपको प्रकृति के नियमों को समझना है, फिर आगे बढ़ना है। आइए आंसर की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये आपका संभववाद है, तो संभववाद में जो विचारधारा है वो दी है पॉल विडाल डी ला ब्लाश। क्या नाम है उनका? पॉल विडाल डी आपका ला ब्लाश ने इस विचारधारा को दिया हुआ है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और लुसियन फैब्रे ने भी संभववाद को समर्थन दिया। आइए बात करते हैं जो तीसरी विचार, जैसे मैंने कहा इसका समर्थन करते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के भूगोल विधि। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है? ग्रिफिथ टेलर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के आपके भूगोल विद हैं आपके। साथ ही साथ ये जो विचारधारा आपकी है इसको पर्यावरणीय आपका निश्चयवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्यावरण निश्चयवाद जो आपका दूसरा पहला वाला था और जो संभववाद है उसके बीच के मध्यम मार्ग को बनाने की बात करता है। मतलब अगर बोले तो निश्चयवाद जो आपका है और संभववाद है, उन दोनों के बीच को जो मार्ग आपका है उसको अपनाने की जो बात करता है उसका नाम आपका क्या है? नव निश्चयवाद है। ये कहता है पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए बिना ही हमें समस्या को सुलझाने पर बल देना चाहिए। ना तो प्रकृति पर पूरी तरीके से मानव का कोई प्रभाव है और ना ही आपका मानव का प्रकृति पर हो सकता है। ये दोनों बातें इन्होंने कही। साथ ही प्रकृति पर अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो उसके नियमों का पालन करना होगा। अगर आपको प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? उसके नियमों का पालन करना होगा, उसकी बातों को मानना होगा। साथ ही प्रकृति दिनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। आप एकदम से आप सब कुछ नहीं लिख सकते। जैसे आप उद्योग अगर आप लगा रहे हैं तो जंगलों का आप सीधा नष्ट नहीं कर सकते। खनन करते समय अति खनन आप नहीं कर सकते। ये आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपका नव निश्चयवाद में है। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा, देखिए कभी कभार एग्जाम में ये भी आता, तो मैंने कोशिश करा कि हर एक प्रश्न को आपको लिया जाए। इसमें देखिए कल्याण और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को जोड़ा जाता है आपका मानवतावादी में। इसका उदय 1970 में हुआ कि भाई मानव का विकास होना चाहिए, मानव के लिए आवास हो गया, शिक्षा हो गया, जैसे पक्ष बहुत केंद्रित होने चाहिए। साथ ही मनुष्य की केंद्रीय और सक्रियता जो क्रियाशील है, मानव एक क्रियाशील आदमी होता है, उस पर बल देना चाहिए। प्रादेशिक जो असमानताएं कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है, कोई अमीर है बहुत ज़्यादा गरीब है, इन सब का हमें ध्यान देना चाहिए, इन सब विषयों को सुधारना चाहिए। साथ ही प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान होना कितना महत्वपूर्ण है? मेरा आंसर है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहते हैं तो प्रकृति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताना है कि भाई प्रकृति जो होती है उसके नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। अगर आप प्रकृति के नियम को समझ लें तो ही आप प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हैं। ऊष्मा और जो घर्षण का नियम है इसने क्या किया है? आग का आविष्कार किया है। जो ऊष्मा और घर्षण का आपका नियम है इसने आग की खोज करने में हमारी सहायता की है। दूसरा, डीएनए और आनुवंशिकी के जो रहस्य हैं उन्होंने बहुत सारी बीमारियों पर रोकथाम लगाने में हमारी सहायता की है। साथ ही वायु की गति के जो नियम आपका है उसके प्रयोग से अधिक तीव्र गति से, तेज गति से चलने वाले वायुयान विकसित कर लिए गए हैं। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का आपका निर्माण हो सकता है। ये बातें आपको सारी की सारी बतानी हैं। साथ ही देखिए प्रकृति पर मानवीय प्रयासों की छाप दिखाई देती है, चारों ओर आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये संभववाद में है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उनका लाभ उठाते हुए धीरे धीरे आपका विकास करता है और इसी को हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं कि प्रकृति मानव के अनुसार आपके ढल गई है। जैसे आपका पहाड़ी क्षेत्रों में आपका चारागाह क्षेत्र आपका
समुद्र महासागरों में मार्गों के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं समुद्रों का। उच्च भूमि में आपका स्वास्थ्य विश्राम केंद्र, मतलब जो आपका ऊंचे इलाके हिल स्टेशन है वहाँ पे आपको विश्राम केंद्र, वहाँ पे आपको रहने की जगह मिल जाएगी। अंतरिक्ष में आपका उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष में जो हमने आपका बहुत सारे सैटेलाइट को भेजा है ये है। और साथ ही कृषि पर, कृषि नगर पुलों का निर्माण, ये सब मानवीय छाप आपको दिखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मानव के वितरण को प्रभावित करती हैं? देखिए इसमें आपके 3 चीज़ें हैं, भौतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। एग्जाम में 2 ज़्यादा आता है, भौतिक कारण और आर्थिक कारण, जो नीचे इसके बताऊँगा। भौतिक कारण के आपके 4-5 पॉइंट हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है उच्चावच। मानव के जीवन को अगर कोई चीज़ प्रभावित करती है वह है उच्चावच। अगर पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ का प्रदेश है, वहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं। जबकि मैदानी इलाके में, जो समतल मैदान के इलाके होते हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है, अधिक निवास करती है। जैसे एग्जाम्पल गंगा और ब्रह्मपुत्री के जो घाटियाँ हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। हांगहो जो कि आपका चाइना की तरफ है, वहाँ भी बहुत बड़ी घनी आबादी आपको देखने को मिलेगी, नदी के आसपास ही आपको मिलेगी। साथ ही आपका देखिए यहाँ पर आपका है जलवायु। अधिक गर्म और अधिक ठंडे स्थानों पर कम जनसंख्या कम रहती है। और एक प्रकार से जो आपके मरुस्थल वाले इलाके हैं, ठंडे इलाके, यहाँ विरल भी हो सकती है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जनसंख्या वहाँ निवास अधिक करती है जहाँ पे मानसून होता है, जहाँ पे मौसम आपका काफ़ी सम होता है, अच्छा होता है उन इलाकों में। मृदा, अगर ज़मीन आपकी बहुत उपजाऊ नहीं है, अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो जनसंख्या वहाँ निवास नहीं करेगी। बंजर और अनउपजाऊ ज़मीन के पास कोई नहीं रहता, क्योंकि कृषि नहीं हो सकती है, लोग नहीं बसेंगे। जहाँ उपजाऊ मृदा होगी, जहाँ उपजाऊ और फसल के लिए अच्छी मृदा होगी, वहीं पर लोग अधिक निवास करते हैं। इतना पॉइंट याद रखो, बस इतना ही लिख दो, बहुत है। खनिज पदार्थ, जिन क्षेत्रों में आपका खनिजों की उपलब्धता होगी लोग वहाँ बसना शुरू कर देते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया के भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में भी जनसंख्या रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि वहाँ पर आपका संसाधन है, तेल वेल आपका मिलता है, इसलिए वहाँ रह रहे हैं। अलास्का की बात करें तो कुएं के वहाँ भी तेल साक्ष्य हैं, इसलिए अलास्का में लोग रह रहे हैं। मतलब बहुत ठंड रहती है वहाँ पे भी नहीं रहना सकता, मतलब बहुत मुश्किल होता है। साथ ही वनस्पति, जिन क्षेत्रों में आपका वनस्पति आपका है, खाने पीने की जो भी चीज़ें, संसाधन जो आपका है, या जो जंगल आपकी लकड़ी वकड़ी है, जिन क्षेत्रों में आपको मिलती है वहीं पर आप रह सकते हैं, अदर इलाकों में नहीं रह सकते। लास्ट है जल की उपलब्धता। मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर घटक की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें तो वह है पानी। जल है तो जीवन है। पानी जिन क्षेत्रों में रहता है वहीं पर आपका मानव निवास करता है। गंगा घाटी के मैदान से लेकर के नील नदी की क्षेत्र के से लेकर जितने भी आपने पढ़े होंगे सभ्यताओं के बारे में, चाहे मेसोपोटामिया, दजला, फरात की बात कर लें, चाहे भारत की आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी सिंधु नदी के किनारे था, ये सारी जो सभ्यताएं हैं वो नदी के आसपास ही आपकी विकसित हुई हैं। आइए बात करते हैं आर्थिक कारण जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट है। एक आपका आर्थिक कारक में आपको बताना है कि भाई नगरीकरण है, औद्योगिकरण है और आपका खनिज संसाधन है। तो पहला आपका खनन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जो खनिज संसाधन है, खनिज कर लो आप, ठीक है। खनिज, पहला है खनिज संसाधन। जिन क्षेत्रों में आपका खनिज संसाधन आपके होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। वे इलाके जो नगरीकरण है, जहाँ नगर आपका बस चुका है, उन एरियाज़ की ओर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, वहाँ ज़्यादा आकर्षित होती है। साथ ही वे इलाके जहाँ औद्योगिकरण आपका होता है वहाँ भी जनसंख्या आपका ज़्यादा रहती है। खनिज की बात अगर हम कर लें तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया कटांगा में तांबे की जो पेटी है, जाम्बिया कटांगा में तांबे की जो पेटी है, ये आपका खनिज संसाधनों में आपकी जनसंख्या वहाँ बस गई है। औद्योगिकरण की अगर मैं बात करूँ उदाहरण आपको, तो जापान का कोबे ओसाका, जापान का क्या है, एक शहर है कोबे ओसाका, क्या नाम है उसका, जापान का कोबे ओसाका जो आपका है वो बसा ही है आपका औद्योगिकरण के कारण। धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की अगर मैं बात करूं तो वे क्षेत्र जहां पर आपका शांति रहती है, संघर्ष नहीं रहते हैं, वहां जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर धार्मिक कारण से। अगर यहूदियों को उदाहरण दें, यहूदी लोग जो हैं वो रेगिस्तान में क्यों आए हैं? क्योंकि उन्हें अपना देश मिला और उस क्षेत्र को वो बहुत पवित्र मानते हैं, उस इलाके को मतलब। तो इस धार्मिक कारणों की वजह से वो यूरोप जैसे बढ़िया इलाके को छोड़कर यहाँ रहने चले आए। दूसरी बात, जहाँ पे संघर्ष हो, गृह युद्ध हो, अशांति हो, वहाँ जनसंख्या नहीं रहेगी। जिन इलाकों में शांति है वो वहीं आपका रहेगी। उदाहरण के लिए देखिए, फारस की खाड़ी में और श्रीलंका में ज़्यादा संघर्ष के कारण जनसंख्या का क्या हुआ है, पलायन हुआ है। जहाँ संघर्ष होगा जनसंख्या वहाँ से चली जाएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में बहुत दफ़ा आया हुआ है। क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण अवस्थाओं को चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। मैं आपको चित्र बता देता हूँ, देखो आप ऐसा करिए, फिर आप इसको 2 भागों में बांटिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझना चाहते हो, 2 भागों में बांटो। एक गांव है, एक शहर है। गांव में क्या होगा, खेतीहार है, खेती करेंगे आप। शहर में औद्योगिकरण है, नगरीकरण है। गांव में कम साक्षरता है, शहर में ज़्यादा साक्षरता है। गांव में आपका उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है, लोग जन्म ज़्यादा ले भी रहे हैं,
लोग मर भी ज़्यादा रहे हैं। लेकिन शहरों में जन्म तो ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब प्लस में है, लेकिन मर आपका माइनस में है, मतलब बहुत कम लोग मर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था चेंज हो रही है, दोनों में चेंज हुआ है, ग्रामीण के एतिहार से नगर की ओर, औद्योगिकरण, ग्रामीण के एतिहार से आपका नगर की ओर, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर, नगर की ओर जो प्रवास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम जनांक के संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अशिक्षा, गांव में अशिक्षा है तो शहर में क्या है, शिक्षा है। इस और जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसको हम जनांक के संक्रमण सिद्धांत कहते हैं, इसको याद रखना है। दोबारा देखिए, जनांक के संक्रमण सिद्धांत जो है वो ग्रामीण खेतिहार से, अशिक्षित से आपका नगर उद्योगीकरण की ओर, साक्षरता की ओर जो आ रहे हैं, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर की ओर जो परिवर्तन हो रहा है शहर में आपका आकर के, उसी को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। वर्ल्ड लेवल पे इसके आपके 3 ही स्तर हैं, इंडिया लेवल पे इसके 4 स्तर है, उसकी हम बाद में बात कर देंगे। आइए बात करते हैं पहली अवस्था की। तो पहली अवस्था में जन्म दर भी ज़्यादा था, मृत्यु दर भी ज़्यादा था, जनसंख्या बहुत धीमी गति से आपका विकास कर रही थी, लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में खेती किसानी में लगे हुए थे, बड़े परिवार को संपत्ति माना जाता था, जीवन प्रत्याशा निम्न, मतलब जीवन की जो आयु है बहुत कम हुआ करती थी। यहाँ पर 200 साल पहले, ये डाटा बिल्कुल सही है, 200 साल पहले दुनिया के सारे देश प्रथम अवस्था में ही आपके रहते थे। आइए बात करते हैं दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जन्म दर तो उच्च बना रहा, लोग ज़्यादा जन्म लेते रहे, लेकिन लोगों के मरने की संख्या बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं आपके विकसित हो गए, लोग जागरूक हो गए, स्वच्छता आ गई। ये आपका दूसरी अवस्था में हुआ। तीसरी अवस्था में अगर हम बात करें तो जन्म दर जो आपका है वह तो उच्च बना रहा, जो कि पहले वाले में आपका, लेकिन दूसरे वाले में भी जन्म दर उच्च बना रहा। लेकिन तीसरी अवस्था में क्या हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो गया, क्योंकि अब ना तो लोग ज़्यादा उतने अवेयर हो गए, अब उनको ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। साथ ही मृत्यु इसलिए कम क्योंकि हमने देखा सेकंड में क्या, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई थी, लोग स्वच्छता को मेंटेन कर रहे हैं, और लगातार अब मानव जो है वो स्थिरता की ओर जा रहा है। और वृद्ध होती जनसंख्या भी आप आगे चल के कह सकते हैं कि शिक्षित समाज जो है, तकनीकी समाज जो है, ज्ञान, उसने परिवार को, आकार को बहुत नियंत्रित कर दिया। लोग बहुत कम अब बच्चे पैदा कर रहे हैं, परिवार बहुत छोटा हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, बताइए भाई वृद्धि दर क्या है और धनात्मक ऋणात्मक में क्या अंतर है। देखिए, वृद्धि दर जो होती है एक निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन कि आप बताना है, किसी क्षेत्र में निश्चित अवस्था में समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है, किसी क्षेत्र विशेष में। अब 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक का मतलब है किसी 2 समय अंतराल में जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो, जहां लोग जन्म ज़्यादा ले रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक समय बोलेंगे। 2 समय अंतराल में 2 टाइम पीरियड में अगर कहीं लोग जन्म जो है वो कम हो रहा है और मृत्यु दर आपकी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, तो फिर यहाँ पर उसको ऋणात्मक बोलेंगे। जन्म आपका कम ले रहे हैं और लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम ऋणात्मक बोलेंगे। इस बात को आपका ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है, संसार में जनसंख्या प्रवास को अपकर्ष कारक क्या है। भाई क्या कारण है जनसंख्या के जो प्रवास है, प्रवास तो आपको पता ही होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान आना और जाना। आप लोग यूपी बिहार से अगर आए हैं दिल्ली में रहने के लिए, इसको प्रवास बोलेंगे, क्योंकि आप यूपी बिहार से कहाँ आए, दिल्ली, तो आना और जाना जो है वो प्रवास कहलाता है। आप जाते भी होंगे वहाँ पर, इसी को प्रवास कहते हैं। कौन सी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं? इसको प्रभावित 2 चीज़ें करती हैं, एक अपकर्ष कारक, एक प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक का मतलब होता है रहन सहन की अच्छी दशाएं, मतलब बेहतर रोजगार के अवसर हैं, रहन सहन की दशाएं अच्छी हैं, शांति है। अनुकूल मतलब बेहतर जलवायु है। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है कि आपको यहाँ कोई मारेगा नहीं, आपका जीवन बहुत सुरक्षित है। और एक आपका होता है प्रतिकर्ष कारक, जो आपका है इसका उल्टा कर दीजिए, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल मतलब खराब जलवायु, और प्राकृतिक विपदाएं जो हैं, महामारियां जो हैं, आर्थिक पिछड़पन जो है, ये आपको किसी क्षेत्र से भगाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट, आपको उस क्षेत्र से जाने को मजबूर करता है कि चले जाओ, और यह वो कारण है जो आपको किसी क्षेत्र में आने के लिए मजबूर करता है कि आओ भाई यहाँ रहो। तो दिल्ली जैसे शहर में आपको सुविधाओं के कारण आप यहाँ रहने को मजबूर हुए हैं, ये आपको बहुत पसंद आया है, और अगर कल को यहाँ अस्थिरता आती तो आप यहाँ से चले भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के आपको घटक बताने हैं। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के आपके 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? 3। अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और प्रवास। अशोधित जन्म दर का मतलब होता है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है।
इसमें आपका उच्च होने या निम्न होने की जनसंख्या में सीधा संबंध होता है। जनसंख्या तो बढ़ती है या घटती है, पर इसमें हम काउंट कैसे करते हैं? 1000 आपकी स्त्रियां हैं, उसमें जीवित कितने बच्चे दिए गए हैं? मान लेके चलिए 700 दिए गए हैं, तो यही आपका 700 जन्म दर हुआ। जितने बच्चे जन्म दिए गए हैं जीवित, उसी को हम काउंट करते हैं बस। इसके साथ ही आपका है अशोधित मृत्यु दर। तो इसमें आपका मृत्यु दर की जो व्यवस्था है, इसमें प्रति 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या के रूप में हम लोग इसको परिभाषित करते हैं, अशोधित मृत्यु दर को, किसी क्षेत्र विशेष में जब लोग मरते हैं। प्रवास मैंने आपको बता दिया है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान आना और जाना, आकर वहां बस जाना, यही आपका प्रवास कहलाता है। प्रवास भी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है, एक मौसमी होती है। स्थायी जैसे आप लोग यूपी बिहार से यहाँ के बस गए हैं, मौसमी जो कश्मीरी लोग आते हैं, ठंड के समय में आते हैं कुछ समय और फिर चले जाते हैं, वो मौसमी प्रवास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है और मानव विकास के 4 स्तंभ। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आता है। देखो, मानव विकास से हमारा अभिप्राय है लोगों के विकल्पों में वृद्धि, बस इतना आंसर है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है। उनके जीवन में सुधार लाना, उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना, सार्थक चेंज लाना। इसको कहा किसने है, ये जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। एक और नाम बताता हूं, डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन भारत के हैं। उन्होंने बोला लोगों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि, लोगों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि ही मानव विकास है। अगर आप लोगों की स्वतंत्रताओं में वृद्धि कर दें तो वही मानव विकास कहलाएगा। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। देखिए, पहला स्तंभ है समता। समता का मतलब है समानता। उपलब्ध अवसर जो है, प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो आपका लिंग के आधार पे है, प्रजाति के आधार पे है, आय के आधार पे है। भारत में जाति के आधार पे जो भेदभाव होता है उसकी भी मना आपको करना पड़ेगा, तभी आप समानता ला सकेंगे। और यही मानव विकास का पहला स्तंभ है, पहला पिलर है। जब घर बनता है ना, तो पिलर बहुत मजबूत होना चाहिए। इसी प्रकार से समाज को मजबूत बनाना है तो समानता को लाना पड़ेगा। दूसरा है सतत पोषणीयता। इसमें क्या है कि आपको अवसरों का उपलब्ध करना है, मतलब जो आपके पास जो भी अवसर हैं उनका फ़ायदा उठाना है, लेकिन उन अवसरों का फ़ायदा उठाते हुए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, उतना ही प्रयोग करना है कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके संसाधनों का आप दुरुपयोग ना कर दें, उसके लिए संसाधन बचा कर रखें। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पेट्रोल डीजल बहुत तेज़ी से फूका जा रहा है, आने वाले जो बच्चे हो सकता है म्यूजियम में देख पाए, है ना। अगला आपका है उत्पादकता। मानव, ये जो उत्पादकता है, ये मानव की उत्पादकता की बात कर रहा है। मतलब मानव को इतना समर्थ, इतना सक्षम बना दिया जाए, उतना योग्य बना दिया जाए कि वो अपने आप ही विकास कर सके, अपने आप ही वो अपने लिए चिकित्सा की सुविधाएं, अपने आप ही अपनी चीज़ों को सक्षम कर सके, बढ़िया बना सके। सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का हमारा अभिप्राय है कि जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनको हर तरह से समर्थ बनाना, उन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र आप कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को वो कर सकें। अगला क्वेश्चन आपका है मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है, और मानव विकास सूचकांक जो सूचकांक है उसके आधार पे थोड़ा सा हमें बताना है चीज़ें क्या महत्वपूर्ण रखती हैं। देखिए, मानव विकास का जो सूचकांक है आपका, वो 0 से लेकर 1 की संख्या के रूप में होता है। अब आप कहेंगे 0 से 1 में तो संख्या ही नहीं है। अरे बिल्कुल है सर, यहाँ पे आप जाइए 0.900, 0.800, समझ पा रहे हैं अब आप। तो ऐसे हमें 4 स्तर में जाना है। तो मानव जो विकास का सूचकांक किया जाता है वो 0 से 1 के स्तर के बीच में किया जाता है। जो 1 के जितना पास होगा, मतलब 900 अगर मान लीजिए है 0.900, तो ये आपका ज़्यादा पास है 1 के, मतलब मानव विकास इसका बहुत ज़्यादा आपका है। ये किया जाता है स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया, शिक्षा हो गया, संसाधनों तक पहुंच के आधार पे किया जाता है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं। और मैंने आपको जैसा बताया इसके 4 स्तर होंगे, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। जो अति उच्च है उसमें विकसित देश आपके हैं, डेनमार्क, स्वीडन, जो यूरोप के छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। आपके उच्च में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ हैं। आपके मध्यम में अगर हम बात करें तो भारत और चीन जैसे देश हैं। निम्न में बात करें तो नाइजीरिया का आपने नाम सुना होगा। ये 4 स्तरों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, अब कैसे कैसे है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के मूल्यांकन के आधार पे, जीवन प्रत्याशा, मतलब कितने उम्र तक, अगर आप 70 तक जा पा रहे हैं, आपके एज के लोग, मतलब जो आपके देश के लोग हैं, तो मतलब आपका मानव विकास काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है। और जीवन की प्रत्याशा काफ़ी लंबी है और जीने की कितने अवसर आपको बढ़िया मिल रहे हैं। साथ ही शिक्षा प्रौढ़ साक्षरता दर, सकल नामांकन जो है, मतलब कितना लोग पढ़ लिख पा रहे हैं, कितना लोगों को ज्ञान मिल पा रहा है, यह भी आपका मैटर करता है आपका मानव विकास में। साथ ही संसाधनों तक, किसी भी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर या किसी भी क्षेत्र पर लोगों को कितना फ़ायदा आपका मिल पा रहा है, लोग कितना उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ये भी मानव विकास में काउंट किया आपका जाता है। आइए बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मानव विकास के विभिन्न उपागम आपके कौन से हैं। देखिए, मानव विकास के 4 उपागम हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम आपका, और आपका क्षमता उपागम जो कि चौथा होगा, आपको दिखा देता हूं वैसे मैं। देखिए, चौथा ये रहा, ठीक है, क्षमता ही था आपका। आइए बात करते हैं आपका आय उपागम। ये कहता है कि मानव विकास के सबसे पुराने उपागम है ये। अगर आपके पास पैसा है,
आपके पास आय है तो आपका उस आय का स्तर अगर ऊंचा है तो मानव विकास का स्तर भी क्या होगा मेरे भाई, ऊंचा होगा। किसी की फैमिली अगर 10 लाख कमाती है, किसी की 10,000 सिर्फ के कमाती है, बताओ किसका जीवन बढ़िया चलेगा? 10 लाख वाले का भाई बढ़िया चलेगा, सिंपल सा बात है। तो यही मानव विकास की बात है। दूसरा है कल्याण उपागम। यहाँ कहता है कि मानव को लाभार्थी बनाया गया है। मानव यहाँ लाभ कमाने वाला व्यक्ति है, मानव का यहाँ कोई काम नहीं है, मानव बस लाभ कमाता है। जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सड़कें सरकार बना दे, ये सारी व्यवस्थाएं जब सरकार कर दे तो मानव उसका क्या करेगा, लाभ उठाते हुए अपना विकास कर लेगा। इसके बाद देखिए आधारभूत आपका आवश्यकता उपागम। इसमें आपको बताना है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय जो आपका श्रम संगठन है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने बोला है कि कुछ 6 न्यूनतम चीज़ें मिलनी चाहिए तो ही मानव विकास माना जाएगा। शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास, ये 6 चीज़ें आपकी होनी ही चाहिए। क्षमता उपागम की बात करते हैं, इसको प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लाया है। संसाधनों तक पहुंच के अगर हम बात करें तो क्षमताओं में उनका निर्माण करना है। जितना आपका संसाधन उनके पास रहेंगे उतना ही उनकी क्षमता में, उनके स्किल में, उनकी चीज़ों में, उनकी कैपेबिलिटी में बढ़ावा मिलेगा और साथ ही उनका मानव विकास होगा। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव सापेक्ष है। किन्हीं 3 तरह की बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं वृद्धि और विकास की बात करता हूं, जो कि हम नीचे करेंगे, तो मेरे भाई जो विकास है वो सार्थक हमेशा रहेगा। हमेशा अगर आपकी वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो रही है, मतलब आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो ही विकास माना जाएगा। विकास हमेशा सकारात्मक रहेगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपका हाइट बढ़ा है तो आपका शरीर जो बढ़ा है उसके साथ बुद्धि भी बढ़नी चाहिए तो ही विकास माना जाएगा, वरना नहीं। तो केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास भी नहीं है, थोड़ा इसमें है गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। मैं जैसे मैंने कहा गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आधारभूत सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है तो सुविधाएं भी बढ़े, लोगों की मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाएं, सड़कें भी थोड़ी चौड़ी कर दी जाएं, आपकी व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी कर दी जाए, साथ ही साथ बढ़नी चाहिए। आइए अंतर कर लेते हैं। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक है, मूल निरपेक्ष है, नेगेटिव में है, और धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। जबकि विकास जो है गुणात्मक है और मूल सापेक्ष है, पॉजिटिव में ही हमेशा रहेगा। जैसा कहा, अगर वृद्धि में किसी की हाइट मान लीजिए इतनी थी और आज वो इतनी हो चुकी है, बढ़ गई है, तो ये वृद्धि कहलाएगा, क्योंकि मतलब अभी आपका सिंपल हाइट बढ़ा है, बुद्धि का बात तो हुआ ही नहीं, लेकिन आपका बुद्धि अभी इतने स्तर पर ही है, इसका मतलब आपका वृद्धि हुआ है, विकास नहीं हुआ है। विकास तब होगा जब हाइट भी इतना बढ़ गया है और आपका बुद्धि भी इतना ही बिल्कुल बराबर में बढ़ा हुआ है, तो उसको हम विकास कहेंगे। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में परिवर्तन ना हो, जब तक आपका ज़्यादा सुविधाएं आपको ना मिले तब तक विकास नहीं हो सकता। गुणात्मक और पूर्ण रूप से सकारात्मक आपका विकास रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रोपण कृषि के लिए मुख्य आपकी विशेषताएं बतानी है आपको। रोपण कृषि क्या है? देखो भाई, रोपण कृषि जो आपकी है यह है कृषि एक व्यावसायिक कृषि है, व्यापारिक कृषि आपका है, जिसमें आपका बाजार में बेचने के लिए कॉफ़ी हो गया, आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोआ हो गया, रबड़ हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, केले की आपकी चीज़ें उगाई जाती हैं। मैं आपको यहीं पे थोड़ा बता दूं, चाय अगर भारत में पूछेगा तो भारत में चाय का असम में है। कॉफ़ी का पूछेगा तो भाई कर्नाटक लगा के आना, क्या लगाओगे? कर्नाटक लगा के आना। कपास भी एग्जाम में इंडिया में आता है तो ये आपका है गुजरात में। कपास कहाँ है? गुजरात में। गन्ना आपका यूपी में है। ये भारत में जो फसलें 4 हैं इनके बारे में ज़रूर आपको याद रखना है। अच्छा, रोपण कृषि में खेतों का आकार क्या होता है भाई? काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि आपने बागान देखे होंगे जो कि आपका असम के आसपास होते हैं। कर्नाटका में भी आपका जैसे मैंने बताया कॉफ़ी का है, तो ये बड़े बड़े आपके क्षेत्र होते हैं। अब बड़े बड़े क्षेत्र हैं तो पैसा भी लगेगा, तो पैसा लगेगा, ठीक है, रखरखाव के लिए पूंजी बहुत अच्छी अधिक लगेगी। वैज्ञानिक आपकी जो तकनीक है, उच्च प्रबंध है, उसका ध्यान लगेगा। इसमें लेबर भी बहुत बड़ी मात्रा में आपको चाहिए होंगे साथ ही साथ। और एक फसली कृषि होती है, एक फसली का मतलब एक ही फसल आप उस पूरे उद्यान में लगा सकते हैं, और एक ही फसल के उद्यान पर हमको फोकस करना पड़ता है। इसमें काफ़ी श्रम की आवश्यकता, जैसे मैंने कहा, आपको लगेगी, और श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त होता है, जो आसपास के लोग हैं उन्हीं से ले लिया जाता है। परिवहन के साधन बहुत विकसित होने चाहिए, साथ ही बागान और बाजार का भली भांति जुड़ना चाहिए। ये बाजार है, ये उद्यान है, तो भैया पूरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए बढ़िया वाली। इस क्षेत्र को यूरोपीय लोगों ने और अमेरिकी लोगों ने आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपका शुरू किया था। चावल प्रधान और चावल रहित जो विशेषता है आपकी कृषि की क्या है उसको पता कर लेते हैं। देखिए, चावल प्रधान जो आपकी कृषि होती है, इसमें नाम से समझ में आ रहा होगा, चावल मुख्य फसल है। परिवार के पूरे लोग इस कृषि में आपका लगे होते हैं, और भूमि के टुकड़े काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं क्योंकि परिवार बड़ा होता है, और मुख्य रूप से चावल का ही आपका उत्पादन किया जाता है। भूमि पर जनसंख्या दबाव ज़्यादा होता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो दबाव भी कृषि पर ज़्यादा है कि भैया उत्पादन होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। मुख्य फसल, जैसा इसमें कृषि नाम से पता चल रहा है कि चावल आपकी मुख्य फसल है, जो वर्षा पर निर्भर आपकी, काफ़ी इसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है, सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। खेतों का आकार अधिक घनत्व, आपका जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा हो जाता है, जैसे मैंने कहा बढ़ जाएगा, परिवार बड़ा है तो, और खेत एक दूसरे से आपके दूर होते हैं।
श्रम की बात करें तो गहन श्रम, बहुत बड़ा श्रम की आवश्यकता होती है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम चाहिए, यंत्र नहीं चाहिए होते हैं, मानव श्रम ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये आपका परिवार का पूरा, कृषक का पूरा परिवार लगा होता है। प्राकृतिक खाद की बात करें तो उर्वरकता को बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर के लिए, खाद के लिए चीज़ों की इस्तेमाल मतलब किया जाता है उर्वरक के लिए, और मानसून एशिया में इसका इस्तेमाल होता है। अब चावल रहित की बात कर लेते हैं। सेम चीज़ें ही हैं, सेम ही चीज़ें, बस सिंचाई का थोड़ा अलग अंतर है। तो यहाँ चावल जैसे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर चावल या उतना पानी नहीं है, तो उसके स्थान पर गेहूँ है, सोयाबीन है, जौ है, सोरपम है आदि फसलें उगाई जाती हैं। ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर चावल की फसलें पर्याप्त नहीं हो सकती हैं, वहाँ पर आपका ये फसलें उगा दी जाती हैं। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का जो दबाव है वो अधिक रहता है, जनसंख्या का दबाव अधिक है क्योंकि यहाँ पर भी जनसंख्या अच्छी खासी आपकी रहती है। खेतों का आकार छोटा है, सेम वही आपका, और बिखरे होते हैं। मशीनों के स्थान पर खेती में अधिक पशुओं के द्वारा किया जाता है, पशुओं द्वारा आपका काम किया जाता है। मुख्य रूप से ये कोरिया में, उत्तरी जापान में, मंचूरिया में, सिंधु घाटी में, और याद रखना दोनों में सिमिलर है, बस सिंचाई का अंतर है। पहले वाले में सिंचाई ज़्यादा है, इस वाले में सिंचाई कम है। अगला है मिश्रित कृषि की आपकी क्या विशेषता है। देखिए मिश्रित कृषि जो आपकी होती है उसमें आपको पशुओं के साथ साथ फसल भी करनी पड़ती है। इस प्रकार कृषि में आपका फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं को पाला जाता है, और फसलों के आपके साथ साथ पशुओं को पालने के लिए कौन कौन से पशु हैं, मवेशी है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, आपके कुकुर, यहाँ पे आपका ये कुकुर है, आर है, ठीक है, कुकुर मतलब कुत्ता। चारे की फसलें आपका मिश्रित कृषि में होती है, और खेतों का आकार मध्यम है, माँ से माँ देखो मध्यम और मिश्रित, मध्यम होगा मतलब बीच में होगा, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। यहाँ बोई जाने वाली फसलें कौन सी है, जौ है, राई है, गेहूँ है, मक्का है, कंदमूल आपकी हैं, और ये आपकी फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही ये विश्व के जो विकसित भाग है वहीं पर आपका शुरू हुआ क्योंकि पैसा बहुत लगता है भाई, ठीक है। उत्तर पश्चिम आपका यूरोप है, उत्तरी आपका अमेरिका पूर्व भाग है, यूरेशिया के कुछ भाग है, और दक्षिणी आपकी महाद्वीप के शीतोष्ण वाले क्षेत्र में की जाती है। अगला आपका टॉपिक है आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए। देखिए आदिकालीन जो निर्वाह कृषि है, नाम से समझिए इस बात को कि यहाँ पर आपका पुराने तरीके से कृषि की जाती है, बहुत मध्यम आपका जो प्रारंभिक माध्यम था, आदिम तरीके से ही किया जाता था। यहाँ पर आपका जंगल का जो एक इलाका है उसको जला करके जो उसकी राख है उसी पर कृषि 3 से 5 साल, कितना 3 से 5 साल करते हैं। खेतों का आकार छोटा हो, जो जंगल के क्षेत्रों के इलाके को जलाया जा रहा है। साथ ही कृषि की पद्धति की बात करें तो किसान जंगल में वनस्पतियों को काटता है, साफ करता है, जलाता है, उसी के उपजाऊ भूमि के उसी को उर्वरक रूप में बना के उस पर कृषि करता है। औजार की बात करें तो पारंपरिक औजार रहेगा, लकड़ी के या कुदाल या फावड़े का इस्तेमाल होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आदिम जो लोग हैं वही आपके इसको करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपको बता देना है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है, तो आइए बात करते हैं चलवासी पशुचारण की। सबसे पहले तो देखो चलवासी नाम से समझ में आ रहा है, चलवासी चल रहे हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। तो चलवासी पशुचारक के जो समुदाय हैं वो चारे की और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। पूंजी अधिक आपकी नहीं लगेगी क्योंकि आपको पर्यावरण पे आप निर्भर हैं, तो प्रकृति को ही सब कुछ माना जाएगा। पशुओं की देखभाल के लिए प्राकृतिक रूप से आपके बड़े बड़े होते थे, उसकी विशेष देखभाल नहीं की जाती थी। और पशुओं के प्रकार चलवासी पशुचारक एक ही समय भिन्न आपके थे, मतलब अलग अलग रखा करते थे। जैसे आपका है सहारा और एशिया में आपका देखिए भेड़ है, बकरी है, ऊँट पाल रहे हैं। ये क्षेत्र आपका पुरानी दुनिया तक सीमित था, अब आप थोड़ा मुश्किल है, अब यहाँ इतना नहीं होता है, फिर भी कुछ इलाकों में है। जैसे अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका अटलांटिक तट में आपका है, और मंगोलिया में आप ज़रूर याद रखना, मध्य चीन में आपका है, यूरोप और टुंड्रा प्रदेश में है। अफ्रीका और मेडागास्कर जो अफ्रीका महाद्वीप में बाहर जगह है, जैसे श्रीलंका थोड़ा नीचे ना, वैसे अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके बाहर थोड़ा जगह देखना, वो मेडागास्कर है। इसके बाद है वाणिज्य पशुधन पालन। देखो वाणिज्य नाम से समझ में आ रहा है, वाणिज्य मतलब पैसा, कमर्शियल। तो ये वाणिज्य पशुधन पालन है, एक निश्चित क्षेत्र पर होगा, एक विशाल बड़े बड़े फार्म होंगे, बड़े बड़े आपके फार्म होंगे, वहाँ पर पशुओं को रखा जाएगा। तो पशु जब रखोगे तो अधिक पैसा भी आपको लगेगा उस चीज़ में, और उनके देखभाल की अगर हम बात करें तो ये आपका विशेष वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। साथ ही पशुओं में उसी प्रकार के पशु पाले जाते हैं जो आपके अधिक अनुकूल आपके हों। जैसे आपको एग्जांपल देना है कहाँ कहाँ किया जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन क्षेत्रों में आपकी सारी व्यवस्थाएं आपकी की जाती हैं। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुटीर उद्योग क्या है। देखो कुटीर उद्योग जिसमें अपने परिवार के जो लोग हैं पालन पोषण करते हैं, अपने साथ जीवन बिताते हैं, और इसमें पूंजी और परिवहन के साथ साथ लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, मतलब पूंजी परिवहन नहीं कर सकते क्योंकि आसपास में इसका काम चलता है। कच्चा माल और जो बाज़ार है वो भी आपको स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैसों की, और किसी प्रकार की मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मल जो औजार होते हैं उसी का कुटीर उद्योग में इस्तेमाल होता है। सबसे छोटी इकाई है उद्योग की, ठीक है, सबसे छोटा इकाई है। स्वच्छंद उद्योग एग्जाम में 2012 में भी आया हुआ है। ये आपका उद्योग जो है व्यापक विविधता वाले क्षेत्रों में कहीं भी आपका हो सकता है क्योंकि किसी प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है। जो मशीनें आपकी कलपुर्जे जो बनते हैं ना, इसको कलपुर्जों को इसीलिए बोलते हैं, मशीनें जो हैं ये आपका वो उद्योग होता है। इसमें कम मात्रा में आपका उत्पादन होता है और श्रमिकों की आवश्यकता भी कम होती है। ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते क्योंकि मशीनें क्या ही आपका लोहा पार्ट्स को जोड़ने में क्या ही आपको पहुँचा देगा। ये आपका इस तरीके से है।
उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? कौन सी चीज़ें उद्योग की स्थापना को प्रभावित कर सकते हैं? आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर देखिए। उद्योग की जो स्थापना है उसको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। पहला है कच्चा माल, अनुकूल जलवायु, शक्ति, और भी चीज़ें हैं जो हम बाद आगे बात करेंगे, बाजार तक उपलब्धता भी होगी। तो कच्चा माल, ज़्यादातर जो आपके उद्योग संसाधन हैं वो वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पे कच्चा माल बड़ी आसानी से मिल जाए, बड़ी सस्ते में मिल जाए, यहीं वहीं लगाए जा सकते हैं। अनुकूल जलवायु, वे इलाके जहाँ पर आपका ज़्यादा ना ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल समशीतोष्ण के मैदान है, जैसे भारत का दक्षिण भारत का जो क्षेत्र आपका है, ये वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास आपका करना पसंद करती है। शक्ति के साधन, मतलब जहाँ पे बिजली आपका समीप होती है, ऊर्जा समीप होती है, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग लगेगा ही वहाँ पर जहाँ आपका बिजली के साधन रहेंगे। श्रम की उपलब्धता, श्रम जहाँ पे आपका सस्ता श्रम मिलेगा, जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहीं पर उद्योग लगेगा ताकि आसानी से जो लोग हैं वो इकट्ठे किए जा सकें और काम करवाया जा सके। साथ ही आपका है पूंजी, भाई किसी भी उद्योग को अगर लगाना चाहते हो फोकट में तो नहीं लगेगा, तो मशीनों के लिए, ज़मीनों के लिए, कच्चे माल के लिए, श्रमिकों को, हर चीज़ के लिए पैसे की आवश्यकता आपको होगी, तो पैसा भी उद्योग को प्रभावित करता है। साथ ही आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो कौशल का, चाहे हम विशिष्टीकरण की बात करें कि आजकल कौशल का विशिष्टीकरण चाहिए। अगर मैं एक बड़ी कंपनी चला रहा हूँ तो एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए मुझे बहुत स्किलफुल लोग चाहिए जो मेरी कंपनी को अच्छे से चला सके, निरंतर काम कर सके, उन पर बहुत माहिर हों वो। बड़ी कंपनियों को, बड़ी आपके उद्योग को चलाने के लिए यंत्रीकरण चाहिए, आपको मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए जो स्वचालित हों, अपने आप चल रही हों, जैसे आप देखते हैं कटिंग, पैकिंग और आपका सब कुछ एक ही मशीन कर देती हैं, वैसा ही आपका। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब है नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई जो चीज़ें हैं वो आपकी मिलनी चाहिए, ये उसकी बात करता है। साथ ही संगठनात्मक ढांचा आपका, जिसमें आपका एक व्यवस्था होगा, बड़ा अधिकारी वर्ग आपका जो है वो रहता है। इसमें जो अधिकारी वर्ग आपका है जो बड़ा रहता है, जिसमें सीईओ से लेकर के हम मैनेजर से लेकर के सुपरवाइजर से लेकर छोटे से मंत्री, जो भी आपका कर्मचारी है, ये सारी व्यवस्था संगठनात्मक ढांचा के अंतर्गत आती है। उद्योग जो है वो अनियमित है, 10% के एरिया पर ही आपका जो है ज़्यादातर मात्रा में जो उद्योग है वो आपके बसे हुए हैं। आइए बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व मतलब होता है किसका अथॉरिटी है, उसको कौन उसको चला रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो दो मैं आपको विशेषकर कर लेता हूँ और तीसरा भी मिश्रित भी बात या संयुक्त की बात कर लेंगे तीसरा बाद में। पहला है सार्वजनिक, नाम से समझ में आ रहा है, सार्वजनिक मतलब सरकार के अधीन होगा, सरकार इसका प्रबंध करेगी, सरकार ही इन चीज़ों का, आपका जो बड़े बड़े उद्योग है, लोहा इस्पात, ये इसका है। अधिकतर समाजवादी जो देश हैं जैसे रशिया है, चाइना है और इंडिया में भी जो बड़े बड़े पहले उद्योग थे वो हाथ में, सरकार के हाथ में थे। निजी, नाम समझ में आ रहा है, ये आपका मालिक व्यक्ति विशेष हो सकता है और किसी व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, एक संगठन के हाथ में हो सकता है। पूंजीवादी देशों में ऐसा ही होता है, अमेरिका में जैसे हम बात करें, और खासकर भारत में भी अब होने लग गया, टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब आपकी निजी संपत्ति है। संयुक्त की बात करें जहाँ पर दोनों कंपनियों का या दोनों मतलब निजी लोग भी होते हैं और सरकार दोनों मिलकर काम चलाते हैं, उसको हम संयुक्त बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सरकार और दोनों हैं। मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये भी आपका सरकार उनका दोनों है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी बुक में आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो जनसंख्या के घनत्व को, स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाली चीज़ें क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाई भारत में जो आपका जनसंख्या घनत्व आपका है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, और घनत्व का मतलब भी होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में आपका कितने लोग आपका उसमें रह रहे हैं। तो भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह रह रहे हैं, कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, पूरा एवरेज निकाल करके 382 बोला गया है। राज्य स्तर पे बात करें तो विषमता पाई जाती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं बिहार में आपका ये डाटा 1000 आपका 106 पहुंच जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में आपका घनत्व सबसे ज़्यादा है, 11,320 है। वहीं अंडमान निकोबार में यही डाटा आपका 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुँच जाता है। प्रायद्वीप भारत की बात करें जो साउथ इंडिया में आपका है, वहाँ पर आपका 860 आपका है। तमिलनाडु 500 पर आपका 55 के साथ दूसरे स्थान पर है। नॉर्थ इंडिया में तो आपका ज़्यादा ही घनत्व है इनके मुकाबले। पर्यावरण और विभिन्न आपके जो विपरीत दशाओं के कारण जो आपका है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो आपका घनत्व है बहुत कम आपका है। खासकर देखिए यहाँ पर आपका उत्तर पूर्व में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। उत्तर में तो आपका बढ़ चुका है अब तो। और यहाँ उत्तर की बात अगर बात करें तो वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की बात कर रहा है, क्योंकि जो यूपी का इलाका है, बिहार का इलाका है, यहाँ बहुत जनसंख्या आपकी पाई जाती है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसको लेकर 4 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए वृद्धि दर का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष आपकी समय अवधि में, टाइम पीरियड में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि बोलते हैं। मान के चलिए ये इसने बोला है किसी विशेष आपका क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका मॉडल टाउन, ठीक है। मॉडल टाउन आपका विशेष क्षेत्र आपका हो गया, ठीक है। इसके साथ आपका विशेष आपका समय अवधि आपका है जनवरी 2025 से लेकर ये सितंबर 2025 हम लोग ले लेते हैं, ये समय अवधि होगी। तो जो भी परिवर्तन अब आएगा जनसंख्या में, बढ़ेगा या घटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वृद्धि आपका बोलेंगे। इसकी 4 व्यवस्थाएं हैं। कितनी व्यवस्थाएं हैं इसकी? इसकी 4 व्यवस्थाएं हैं।
पहली आपकी जो है वो उसको हम स्थिर प्रवृत्ति अवस्था बोलते हैं, दूसरी निरंतर वृद्धि की अवस्था, तीसरी हम तीव्र वृद्धि की अवस्था बोलते हैं, और जो चौथी आपकी है वो स्थिर अवस्था फिर से आपकी शुरू हो जाती है। तो 1901 से लेकर 1921 में अगर हम बात करें दो अवस्थाओं में बांटते हैं, पर हम एक ही लेके चलते हैं। यहाँ पे जन्म दर भी ज़्यादा था और मृत्यु दर भी ज़्यादा था, जनसंख्या ज़्यादा ना तो बढ़ रही थी ना घट रही थी, आपको बिल्कुल स्थिर सी हो गई थी, ऋणात्मक कह सकते हैं, नेगेटिव में भी जा रही थी मतलब थोड़ी बहुत। दूसरा आपका है निरंतर वृद्धि, जिसमें आपका स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो गई, लोग जागरूक ज़्यादा हो गए, तो अब जन्म दर जो है वो बना रहा, लेकिन मृत्यु दर में आपको देखने को कमी आई, तो फिर आपका जनसंख्या बढ़ती रही। साथ ही तीव्र वृद्धि बोल सकते हैं, ये विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की अवधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट की अवधि बोलते हैं, क्योंकि इस समय तेजी से आपका स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो चुकी थी, चिकित्सा सुविधाएं विकसित हो चुकी, जीवन प्रत्याशा बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ बाहरी राज्यों से जो आपके या देशों से हम कह सकते हैं, पाकिस्तान से कह लो आप, बांग्लादेश से कह लो आप, नेपाल से कह लो या तिब्बती कह लो आप, वो भारत में आए थे, लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी। साथ ही है तीसरा जनसंख्या की घटती अवधि। अब ये जो अवस्था है 1981 से लेकर अभी तक की, जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है, आपको लग नहीं रहा है, बट लगातार हम बात करें तो जीवन की जो औसत आयु बढ़ रही है और स्त्रियों की शिक्षा में सुधार आया है, जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय देखे जा रहे हैं, जनसंख्या लगातार अब कम आपकी होती जा रही है। साथ ही जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या के रूप में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित आपका या प्रकार से व्याख्या करते हैं। इसको प्रभावित करने वाले आपके भौतिक कारण आपके सेम जो फर्स्ट बुक में थे वही आपके पॉइंट्स हैं। उच्चावच है, जो आपका ऊंचाई के इलाके हैं, आपके जो पठारी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ जनसंख्या कम रहती है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ जनसंख्या अधिक रहेगी और पहाड़ी और पठारी इलाकों में कम रहेगी, ठीक है, और वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कम रहेगी। जलवायु की बात करें तो जनसंख्या जहाँ पे आपका अधिक गर्म है, अधिक ठंडा है, वहाँ कम रहेगी, और समशीतोष्ण वाले अच्छा जो मौसम वाले इलाके हैं वहाँ आपकी ज़्यादा रहेगी, मानसूनी इलाकों में ज़्यादा रहेगी। मृदा की बात करें, वे इलाके जहाँ उपजाऊ ज़्यादा है, कृषि आपका अच्छा हो सकता है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, ठीक ठाक जनसंख्या आपकी पाई जाती है। भारत में अगर हम बात करें तो जल आपकी उपलब्धता भी प्रभावित करती है, वे इलाके जो नदी घाटियों के आसपास हैं वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, ये बात भी आपको बतानी है। लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव और अलगाव की बहिष्कार किसी भी विकासशील बड़े समाज में अगर हम बात करें समस्या है, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे क्वेश्चन जो भारत सरकार पूछती है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए, समाज का जो विभाजन है वो स्त्री और पुरुष के आधार पे है और ट्रांसजेंडर के आधार पे है। प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो ये आपका है, इसमें कोई भेद अभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक रूप से नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पर आपका काम किया है, सभी जेंडर आपके सम्मिलित आपके नहीं किए हैं, और खास करके इन सबको सम्मान देने की बात की गई है। समाज में सभी वर्गों को शिक्षा, रोजगार हो, राजनीतिक प्रभुत्व हो, अवसर हो, समान चीज़ें हो, स्वाभिमान के साथ जीने की व्यवस्था हो, वो सब देने की बात आपका इसमें की जानी चाहिए। साथ ही महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। महिला शिक्षित होगी तो समाज के साथ साथ परिवार के साथ साथ समाज भी आपका शिक्षित हो जाएगा। अगला है, भारत में 4 भाषाई परिवार कौन कौन से हैं? देखो, भाषाई परिवार आपके हैं, पहला है ये आपका भारतीय यूरोप जो कि 73% लोग बोलते हैं। द्रविड़ जो है वो 20% लोग आपके बोलते हैं, तो 93 पहुंच गया। आस्ट्रिक और जो आपका जो भाषा है ये लगभग आपका 1.38, ठीक है, 1.38 आपका परसेंट बोलते हैं। और चीनी तिब्बती की बात करें 0.85 के आसपास आपका लोग परसेंट बोलते हैं। ये आपका जनसंख्या लगभग मतलब मान के चलिए कितने बोली जाती है। अब थोड़ा थोड़ा इसका था वो भाषाओं के बारे में था। छठा आपका जो है भारत में राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में। देखो, युवा नीति जो आपका है, देश में जो हमारे युवा बहुत सारे हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे आपके युवा हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा आपके युवा भारत में हैं। यहाँ पे उनके लिए नीतियाँ बनाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, पर सरकारें इसके अलावा सारे काम कर रही हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में भी बनाई गई थी आपकी, जो यूपीए की सरकार थी आपकी, वैसे बीजेपी की थी उस समय, तो यूपीए 2004 से आती है, तो बीजेपी की सरकार जो उसमें थी अटल बिहारी वाजपेयी की, 2003 में उन्होंने बनाई। बाद में आपका 2014 में भी राष्ट्रीय युवा नीति आती है आपका, और उसके बाद 2024 में भी राष्ट्रीय युवा नीति आती है, जहाँ पे युवाओं को ये चौमुखी विकास पर केंद्रित थी, भाई उनको जो योगदान है उनका देश में रहे और वो उन एक प्रकार से एक उत्तरदायी नागरिक आपका बन सकें। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई और उसका क्या उद्देश्य है? 2000 आपका 3 में भी है, 2000 आपका इसमें 14 में भी है, 2000 आपका इसमें 24 में भी है। 3 राष्ट्रीय युवा नीति की आपका बात करेगा, आप कोई सा भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और युवाओं की अगर हम बात करें तो चौमुखी विकास, मतलब चारों तरफ से, चाहे उनका स्वास्थ्य में हो, चाहे उनका मानसिक रूप से हो, चाहे उनका शारीरिक रूप से हो, हर एक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। उनके गुणात्मक मार्गदर्शन करना ताकि देश में रचनात्मक विकास में योगदान वो दे सकें और एक अच्छे नागरिक बनने के उनको गुण सिखाए जा सकें, ये उसका मुख्य उद्देश्य आपका रहा था। किशोरों की समस्याएं आप सबको पता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
खास करके है निरक्षरता। किशोरों की मतलब टीनेजर्स जो आपके हैं कम एज में ही जो पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, खास करके स्त्री निरक्षरता बहुत कम है। वह राज्य जो सबसे ज़्यादा भारत में शिक्षित है, तो बात करते हैं केरल। केरल भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित है, और सबसे कम जो शिक्षा का स्तर है वो बिहार में है। दोनों याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका औषध दुरुपयोग आजकल लगातार जो है वो नशा वशा आपका कर रहे हैं लगातार बच्चे, और ये समाज के लिए भटकना। आजकल अगर हम दिल्ली जैसे शहरों की बात करूँ तो यहाँ पे गांजा की बात करें, स्मैक की बात करें, ये बहुत, और दारू की बात करें, बहुत बड़े स्तर पे बच्चे जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाहे वो इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, उनको गाइडेंस नहीं है, उनको समझाया नहीं जा रहा है, माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या क्या व्यवस्था, या सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। विवाह की आयु कम उम्र में आजकल मैं तो देख पा रहा हूँ भाई, आई एम स्टिल 24, मैं 24 का हूँ, कोई शादी वादी नहीं भाई, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 17-18 साल के जो बच्चे हैं आपके, वो भाई शादियाँ कर ले रहे हैं, 16 साल के भाग कर शादी कर रहे हैं। ये कम एज में शादियाँ जो कर रहे हैं खास करके लड़कियाँ, तो वो बेकार चीज़ है, वो समाज में या उनके लिए भी बेकार है। मैं सच कहूँ तो उनको अभी समझ नहीं आएगा, बट एक एज के बाद समझ आएगा कि ये चीज़ बेकार थी, आप चीज़ों पर काम कर सकते थे अपने आप को, पर वो नहीं करते हैं, ठीक है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो उनको ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि उनको हम सिखा सकें, समझा सकें, बता सकें कि क्या करना है क्या नहीं। HIV एड्स हो, चाहे आपका वो, या जो बच्चियां हैं वो कम एज में माँ बन जाती हैं फिर वो मरती हैं, ये सारे कारण आपका किशोरों की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही आपका है भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, कि 4 भागों में बांटते हैं हम लोग हैं। गुच्छित, अर्धगुच्छित, आपका जो है पल्ली, और एकाकी। देखिए गुच्छित बस्तियां जो है, इसमें घर आपके बहुत पास पास बने होते हैं, गांव और खेत खलिहान का जो स्तर है वो थोड़ा अलग होता है। आयताकार आर्य प्रतिरूप जो क्षेत्र में बने होते हैं, जलोढ़ उपजाऊ मृदानों में पाई जाती हैं, बुंदेलखंड, नागालैंड में, और जल के अभाव कारण राजस्थान में भी ये बस्ती आपको मिलेगी। अर्धगुच्छित जो है समाज का ही पार्ट होता है, बट समाज के कुछ जो मुख्य लोग हैं वो बाकी लोगों को गाँव से भगा देते हैं। मान के चलिए ये आपके मजबूत लोग हैं, वो कमज़ोरों गाँव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो ये जो बस्ती यहाँ बन गई है ये अर्धगुच्छित होती है। तो किसी बड़े समाज के कारण किसी वर्ग को मुख्य गांव से दूर रहना पड़ता है, इसको कारण अर्धगुच्छित बस्ती बनती है। गुजरात और राजस्थान में ऐसा, क्योंकि भेदभाव का स्तर वहाँ बहुत ज़्यादा है आपका। पल्ली बस्तियां जो आपकी हैं अनेक नामों से ये बटी होती हैं, इनकी नाम एक ही होते हैं, जैसे आपका स्थानीय स्तर पे पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढांडी, ये गांव आपके हैं, खास करके छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों पाए जाते हैं। एकाकी जो लास्ट वाली बस्ती थी, एकाकी मतलब है सुदूर जंगलों में, जो जंगलों में 1-2 बस्ती मिल जाती है उसको हम एकाकी बस्ती आपका बोलते हैं। ये भी आपका पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रकार के आधार पर भारतीय नगरों के 6 प्रमुख जो आपके वर्ग नगर है उनका हमें वर्णन करना है। देखिए इसमें आपके नगर हैं प्रशासनिक नगर, वे नगर जो प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्यालय के रूप में होते हैं, प्रशासनिक नगर है जैसे दिल्ली, चंडीगढ़। वे नगर जो औद्योगिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जैसे मुंबई हो गया, सेलम हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये सारे के सारे आपके ये पूर्व आपका औद्योगिक नगर हैं। इसके साथ ही परिवहन नगर, वे नगर जो आयात निर्यात के लिए सामान के जाने जाते हैं, जैसे कांडला है, कोची है, विशाखापट्टनम है, ये सारे आपके परिवहन नगर हैं। खनन नगर, वे नगर जो खनन कार्यों के लिए जाने जाते हैं, रानीगंज, झरिया, डिगबोई आपके जाने जाते हैं। खास करके भारत में सबसे बड़ा जो आपका कोयले का जो खान है वो झरिया आपका है झारखंड में, ये भी आप याद रखिएगा। डिगबोई जो है भारत में सबसे पहला आपका तेल परिशोधन शाला है, असम में है। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है। गैरिसन नगर, वे नगर जो सैनिक छावनी है, जैसे अम्बाला और मेरठ में आपको सैनिक छावनियाँ हैं, सेना के लिए मतलब कंटेनमेंट्स ये आपके इलाके बने होते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, वे नगर जो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में होते हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, ये आपके वे इलाके कहलाते हैं। भारतीय नगरों को उनके विकास के गुणों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसको हम बात करते हैं 3 भागों में है। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। प्राचीन नगर मतलब वे नगर हैं जिनका विकास आपका लगभग 2000 सालों में आपका हुआ है, ठीक है। और इसमें आपका है प्रयागराज, मतलब आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है, इलाहाबाद जो आपका है, और पाटलिपुत्र, पटना और मदुरई जो कि आपका तमिलनाडु में है। मध्यकालीन ऐसे नगर हैं जो रजवाड़ों ने इनका विकास किया है, ये आपके 100 नगर ऐसे आते हैं, जिसमें हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है। आधुनिक नगर जिनका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया है अपने कार्यों के लिए, उनका निर्माण आपका जो है ये आधुनिक नगर में आते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी नगर आपके हैं, जिसमें चंडीगढ़, भुवनेश्वर, औद्योगिक नगर, दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी जो कि बिहार में, ये सारे के सारे स्वतंत्रता के बाद हमने खुद विकसित किए हैं, मतलब 4 भागों में आप कर दीजिए। भारत की ग्रामीण बस्ती व नगरीय बस्तियों का आधारभूत अंतर क्या है? देखो ग्रामीण और नगर का अंतर मैं बताता हूँ आपको। ग्रामीण जहाँ जीवन यापन प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होता है, कृषि पर निर्भर होता है। ग्रामीण बस्तियों में सब्जी, फल, फूल जो अनाज है वो आपका नगरीय बस्तियों की आवश्यकता पूर्ति भी करते हैं लोग। ग्रामीण लोग जो होते हैं एक दूसरे स्थान में जाकर आपका बसने को कम सोचते हैं। सामाजिक प्रगण होते हैं, सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, मतलब ये बहुत अच्छे संबंध रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन जो नगरीय बस्तियां हैं यहाँ पे आपका द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होता है। यहाँ पे विनिर्माण आपका किया जाता है, परिवहन के साधन आपके विकसित होते हैं,
और 36 गतिशीलता यहाँ दिख पाई जाती है। और लोग जो हैं एक जगह जाकर ज़्यादा बसते हैं। सामाजिक संबंध यहाँ औपचारिकता अधिक होती है। यहाँ पे मतलब लोग फॉर्मल बहुत रहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है, शहरों में यही है। साथ ही आपका भारत में परिक्षिप्त आपका ग्रामीण बस्तियों की विशेषता की बात करें तो भारत में आपका परिक्षिप्त या एकाकी आपकी बस्तियों की विशेषता सिंपल यही है कि ये वो बस्तियां हैं जो आपको सुदूर जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। मकान दूर दूर बने होते हैं, लोग अलग अलग रह रहे होते हैं एकाकी रूप से। मेघालय, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। छोटी कृषि जोत और कृषि योग्य भूमि की भूमि का वर्गीकरण आपको करना है, कैसी क्या समस्या है। देखो, भारत में कृषि की सबसे बड़ी समस्या आपके छोटे छोटे खेत बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के बाद परिवार जब बढ़ता है तो खेतों को लगातार बांट दिया जा रहा है। आगे की पीढ़ी में जब आप बांटते हैं उसको तो वो एक खेत बढ़ जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से बहुत छोटा, ये खराब चीज़ होगी क्योंकि आप बड़े स्तर पर कृषि करेंगे तो ही फायदा होगा, छोटे स्तर पर नहीं की जा सकती है। और कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है, लगातार आप समस्या देख पा रहे होंगे कि लगातार कृषि की जो क्षमता है वो खराब हो रही है। उसका कारण लवणता भी है, नमक की मात्रा बढ़ रही है। जल क्रांता मतलब पानी ज़्यादा भर जा रहा है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे। कीटनाशक का बहुत प्रयोग कर लिया, इसलिए उपजाऊ क्षमता बहुत कम आपकी हो चुकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि के विकास में क्या आपका परिवर्तन आया। देखो, ये क्वेश्चन में कई दफ़ा आया हुआ है। स्वतंत्रता से पहले अगर हम बात करें तो कृषि की जो मुख्य आपका तरीका था वो जीविकोपार्जी था, मतलब बोले तो जीवन बस जीने के लिए था। लेकिन किसान की बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था और इस अवधि में सूखा, अकाल जैसी घटनाएं बहुत आम हुआ करती थी। साथ ही आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या होता है, उत्पादन बढ़ाने पे ध्यान दिया जाता है उद्देश्य से। तो व्यापारिक फसलों को आपका जो स्थान पर खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा दिया गया और कृषि गहनता, लगातार कृषि को बढ़ावा दिया गया। बंजर भूमि जो है, पड़ती भूमि जो है, उसको कृषि भूमि में आपका प्रयोग करने का, परिवर्तन करने का काम किया गया। 1960 में केंद्र सरकार ने क्या किया, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, IADF जो आपका है, और साथ ही गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, AIAA आपका P कार्यक्रम किया। गेहूं चावल का उत्पादन जो है वो हाईब्रिड वाले बीज लाए गए, बाहर से लाए गए, और सिंचाई का चीज़ों का प्रयोग किया गया ताकि आपका हरित क्रांति को लाया जा सके और भारत में खाद्यान्न को भरपूर किया जा सके। भारत के 3 प्रमुख आपके जो आपका फसल ऋतुएं हैं उसके आधार पे आपको बात करें तो हम 3 फसलें आपकी होती हैं, खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। तो जून के माह से प्रारंभ होकर सितंबर तक, मतलब समय जो ये समय चल रहा है, इस समय जो आपकी फसल थी वो खरीफ की फसल हो चुकी है सितंबर तक। इसमें चावल है, कपास है, बाजरा है, आपका ज्वार है, ये सारे के सारे आपके क्षेत्र पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ये आपका यहाँ पर ये आपका शुरू रहते हैं। साथ ही रबी की फसल की बात करें, अक्टूबर आपका नवंबर में शुरू होगा, अगले महीने जो आपका है अक्टूबर जब आएगा उस महीने में रबी की फसल शुरू होगी, जिसमें गेहूँ है, चना है, तुरई है, सरसों है, ये सारी फसलें आपकी बोई जाएंगी। जायद की फसलों की बात करें तो ये अल्पकालीन है, जो समय थोड़ा सा बच रहा है उस समय में ही, मतलब आपका लगभग अप्रैल से लेकर जो जून का समय आपका है उसी समय में आपकी बो दी जाएगी। क्योंकि देखो ये आपका लगभग अक्टूबर नवंबर से मार्च तक ही चलती है, ठीक है, ये मार्च तक आपकी रहेगी। तो अप्रैल से लेकर जून तक ये आपकी फसलें जायद की फसलें होती हैं, जो चारे की फसलें, तरबूज, खीरा वीरा, उस समय आपके आ जाते हैं। फसलों की आर्द्रता के आधार पे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं फसलों को। एक होता है सिंचित कृषि आपका और वर्षा। सिंचित मतलब जो हम सिंचाई के माध्यम से करते हैं, वर्षा मतलब जहाँ पानी पर ही निर्भर रहता है वो कृषि की जाती है। अब सिंचित में आपको बताना है कि पानी की जो कमी है वो सिंचाई के द्वारा आपको पर्याप्त करवा दी जाती है। फसलों को पर्याप्त मात्रा में आपको पानी दे करके आपको कृषि को बोया जाता है, किया जाता है। वर्षा निर्भर की बात करें तो ये सारा का सारा जो है वो वर्षा पर निर्भर आपका रहता है। साथ ही आपका यहाँ पर जो मात्रा आपका शुष्क आपका क्षेत्र रहता है, काफ़ी सूखा इलाका आपका कहलाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण आपका क्यों हो रहा है, गंभीर समस्या क्यों है, क्योंकि लगातार नहर द्वारा अधिक सिंचाई की जा रही है, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, और जलाक्रांता भी कृषि की निम्नीकरण की समस्या देखने को मिली है आपकी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के 2 प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। पेय फसल की बात करें तो चाय, कॉफ़ी ही है। वैसे चाय आपका जो असम में है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है। कहवा की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। चाय सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा असम बोलोगे, सबसे ज़्यादा कहवा या कॉफ़ी बोलेगा तो कर्नाटक आपको बोलना है, ठीक है, याद रखिएगा। पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन के प्रौद्योगिकी में लगातार बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी बहुत विकास कर लिया है कृषि क्षेत्र में, बहुत उसको उगाने के माध्यम से। तो बहुत सी जो फसलें हैं, चावल है, गेहूं है, उसकी पैदावार में वृद्धि हुई है। दाल और जूटों के जो आपका स्थान है उसमें प्रथम, वह चावल गेहूं में, मूंगफली में भारत का दूसरा स्थान है। ये अपने आप हमने पाया है अपनी मेहनत के साथ। सिंचाई के प्रसार हुआ है, देश में कृषि के उत्पादन में आपका वृद्धि देखने को मिली है। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में उच्चतम जो किस्में आपके रासायनिक खादें हैं, कीटनाशक है, मशीनों का प्रयोग किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि और प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ है। रासायनिक उर्वरकों की खपत आपकी कई गुना वृद्धि हुई है
और उच्चतम बीज के किस्मों की आपकी प्रतिरोधकता कम हुई है। कीटनाशकों की खपत भी आपकी वृद्धि हुई है। साथ ही वर्षा जल का संग्रहण आपका किसे कहते हैं? देखिए, बहते हुए पानी का जो संग्रहण आपका होता है, ये बहते हुए पानी को रोकने की जो व्यवस्था है उसको हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण की आर्थिक और सामाजिक मूल्यों की बात अगर हम कर लें, देखो भाई, सबसे पहले सामाजिक मूल्य यह है कि पानी को उपलब्धता को बढ़ावा देता है, सिंचाई और पशुओं के लिए भी काम आता है। भूमिगत पानी के जो नीचे का पानी है, अगर आप ऊपर का पानी अगर रखेंगे तो नीचे का पानी कम प्रयोग होगा, जिससे फ़ायदा है। मृदा अपरदन को ये हम रोक सकते हैं, क्योंकि पानी को रोकेंगे तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी रुकेगी। साथ ही लोगों को सामूहिक भावना, एक साथ मिलकर काम करने की जो भावना है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आपका भौम जल को जो आपका है पंप के माध्यम से निकालने की जो ऊर्जा है वो बचेगी, क्योंकि पानी नीचे से निकालोगे तो ऊर्जा लगेगी, नहीं निकालोगे तो ऊर्जा बचेगी। लोगों की समस्या का समाधान की प्रवृत्ति बढ़ावा मिलेगा और प्रकृति के प्रति हमारी मधुर संबंध हमारे स्थापित होंगे। एक चीज़ और है, अगर आप लगातार ऊपर का पानी का इस्तेमाल करेंगे तो नीचे के जो फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे जो हानिकारक जो तत्व हैं वो ऊपर नहीं आएंगे और लोग उससे बचे रहेंगे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि भारत सरकार द्वारा जल संसाधन प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अभी तक अगर आप यहाँ पहुँच चुके हैं तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जल संसाधन प्रबंधन में क्या होता है? धरातलीय और भौम जल। धरातल मतलब जमीन के ऊपर का पानी, भौम मतलब जमीन के नीचे का पानी। इन दोनों का दक्ष प्रबंधन, सही तरीके से जो आपका प्रबंधन किया जाता है, इसी को जल संसाधन आपका प्रबंधन कहते हैं। भूमि का, पौधों का, प्राणियों का, संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत आपका जरूरी है। सरकार ने क्या कदम उठाए? हरियाली आपका कार्यक्रम केंद्र सरकार है, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का है, अरवारी पानी संसद राजस्थान का है, तमिलनाडु में आपका टंकियों की स्थापना की गई है। देखिए, सबसे पहले आपका हरियाली, तो हरियाली में क्या है कि इस परियोजना के अंतर्गत पेयजल के लिए, मतलब पीने के पानी के दूर करने के लिए वनारोपण, मत्स्य पालन, आपको सिंचाई की सुविधा की प्राप्त कर सकें, ठीक है। इस चीज़ के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल मतलब ना हो, नॉर्मली आप तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। नीरू मीरू मतलब आपका है जल और आप, इस कार्यक्रम में लोगों को जल संरक्षण की विधियाँ सिखाई गई। अरवारी पानी संसद जो है वो जोहड़ खुदाई करके आपका गड्ढा करके बांध बना करके जल का प्रबंधन किया जाने की बात राजस्थान में की गई। और तमिलनाडु की सरकार ने तो भाई संरचना बना दी कि भैया आप पानी का जल को इकट्ठा करो, मतलब आपको नीचे टंकी बनानी पड़ेगी, ऊपर बनानी पड़ेगी, ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके। भारत के कुछ राज्यों में भौम जल के अधिक प्रयोग के दुष्परिणाम क्या हैं? देखो, दुष्परिणाम बहुत सिंपल हैं। लगातार जो आपका है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौम जल, ज़मीन के नीचे के पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जो जल का स्तर नीचा कर रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण फ्लोराइड आ गया। मैंने कहा ना, ज़्यादा नीचे से पानी निकालोगे तो वहाँ बहुत सारे हानिकारक आपके केमिकल्स भी हैं जो आपको हानिकारक पहुँचाएंगे, आप मर भी सकते हैं। पश्चिम बंगाल और आपका बिहार में संखिया भी एक प्रकार का जो है ये हानिकारक तत्व है जो उस पानी में मिल जाता है जब गहराई में खुदाई होती है। और पानी को पर्याप्त करने की ऊर्जा अधिक लगेगी, क्योंकि आप पानी गहराई में डाल देंगे, ज़्यादा मशीन, ज़्यादा आपका और ज़्यादा बिजली लगेगी आपको। भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखो भाई, खनिज जो है समय के साथ ये समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भीय दृष्टि से इनको बनने में लंबा हज़ारों साल लग जाते हैं। इनका समय, आप एक समय पे अगर आपको चाहिए तो पुनर्भरण नहीं हो, पुनर्भरण मतलब एकदम से आप नहीं प्राप्त कर सकते। सतत पोषणीय विकास और आर्थिक विकास और खनिज संरक्षण आपको आवश्यकता होती है। संरक्षण की विधियों की बात करें तो आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जो हैं ये आपके माध्यम संरक्षण हो सकते हैं, क्योंकि आप इनके माध्यम से, आपको ज़रूरत नहीं कि आप कोयला, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करें, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं उनकी बजाय। धात्विक खनिजों में छाजन धातुओं का प्रयोग और धातुओं के पुनर्भरण को बल देना चाहिए। हमें ऐसे धातु बनाने चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए जो हम दोबारा उसको बना सकें। अल्प खनिजों के प्रति स्थानों पर आप स्थापित करें और खनिजों का संरक्षण करें। जो खनिज बहुत कम है उनके स्थान पर कुछ अलग खनिज आप लिख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर एरर हो गया लिखने में। सामरिक व अति अल्प खनिजों का निर्यात घटाना चाहिए। जो आपके पास बहुत कम खनिज है उनको बाहर भेजो भी मत। और सबसे उच्च तरीका यही है कि इस खनिजों का सूझबूझ के साथ, मितव्यता के साथ प्रयोग करना। वर्तमान आरक्षित भंडारों को और लगातार आपको बढ़ावा देने की बात की गई है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं? देखो, परंपरागत स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, गैस, प्रकृति, ये आपके समाप्त होने वाले हैं। ये बहुत कम आपकी मात्रा में है, असमान है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। ये पर्यावरण अनुकूल नहीं, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। गैर परंपरागत की बात करें तो ये सौर पवन है, जल पवन है, भूतापी पवन आपका है। ये आपका अपेक्षित अधिक मात्रा में आपके होते हैं। और ऊर्जा में आपका ये पर्यावरण हितैषी भी है आपके गैर परंपरागत, जो कि आपका पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये पर्यावरण हितैषी भी हैं। भारत में खनिज असमान रूप से वितरित हैं, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, ये आपको बताना है। भूतापीय दृष्टि से खास करके आप बताना है कि अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीप क्षेत्रों में है। कोयला जो आपका 97% दामोदर, सोन और महानदी में है। पेट्रोलियम असम, गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई हाई में है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के क्षेत्रों में। और खनिज की मुख्य 3 पेटियां हैं। आपका पूर्वी पेटी है, उत्तर पूर्वी पेटी है, दक्षिण पश्चिम पेटी है और उत्तर पश्चिम पेटी है।
मैंगनीज के कोई 2 लाभ एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। लोहे को पिघलाने में काम आता है। मिश्र धातु मतलब एक धातु में दूसरी धातु मिक्स करने में काम आता है। उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र और झारखंड में पाया जाता है। तांबे का प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले आपका बिजली की मोटरें हों, ट्रांसफार्मर हो गया, विद्युत की तारें हो गई, ये सारी इससे बनाई जाती हैं। और एक आवर्धनीय काफ़ी मजबूत धातु इसको कर देता है ये। और आभूषणों को मजबूती प्रदान करने में सोने के साथ मिलाया जाता है। झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में, राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र में और अलवर क्षेत्र में ये पाया जाता है। अब देखो थोड़ा आगे सिलेबस आपका बढ़ चुका है, तो खंडीय और प्रादेशिक नियोजन तो ज़रूर ही आता है, ये ज़रूर आएगा। खंड का मतलब होता है आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांट दो। जैसे कृषि अलग कर दो, ठीक है, कृषि और विनिर्माण अलग कर दो, ऊर्जा अलग कर दो, परिवहन अलग कर दो, सिंचाई अलग कर दो, सामाजिक संरचना अलग कर दो। तो खंड मतलब एक एक भाग में आपको विकास करना, मतलब कृषि का अलग से करना है, उद्योग निर्माण का अलग करना है, परिवहन का अलग करना है, संचार का अलग करना है, ये सारा आपको भाग में बांट देना है। प्रादेशिक में क्या होगा, पूरे देश का, पूरे राज्य का एक साथ विकास करना आपको। अब क्या होता है, एक साथ करना होगा, क्योंकि कहीं जगह कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। अब प्रादेशिक नियोजन होता ही इसलिए है क्योंकि हो सकता है जैसे गुजरात का ज़्यादा विकास हो गया है, बिहार का कम हुआ है, तो हमें प्रदेश के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमें बिहार में जाना पड़ेगा और बिहार की सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन करके वहाँ का विकास के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। जैसे देखिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का जो रूप है असमान है, इसलिए विकास के लाभ के रूप में समान रूप से पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता होती है। तो ये प्रादेशिक नियोजन आपका आता है। ये लास्ट आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि नहर कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र एग्जाम में बहुत आता है, इसकी क्या विशेषताएं, क्या किया। देखो सिंचाई के प्रसार ने इसने बढ़ावा दिया है, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है। मृदा में लंबे समय तक नमी को बनाए रखने के लिए इसमें वनीकरण, चारागाह क्षेत्र को इसने हरी भरी भूमि अब की तब्दील हो गई है। अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके इस क्षेत्र में। मतलब सिंचाई परियोजना हुई, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह क्षेत्र आपका शुरू हुआ। गांव में आधारभूत संरचना, सड़कें, बाजार, विदार आपके विकसित किए गए। इस क्षेत्र में विनिर्माण की रणनीतिक, जल, मिट्टी, उद्योग, मानव और पशुजन संख्या, आपकी पारिस्थितिक संतुलन आपके बैठाने पर ध्यान दिया गया। देखिए ये भी आपका उसी चैप्टर का पार्ट है जिसमें भरमौर के बारे में है। भरमौर एक पिछड़ा इलाका है, तो भरमौर के बारे में जो कि आपको बताने की प्रयास करना है। इस क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के निवासियों के जीवन में गुणात्मक जीवन के परिवर्तन में चेंज करने की बात की गई और इसलिए कदम उठाए गए। जैसे आधारभूत संरचना क्या हो सकती है, तो भरमौर जो है हिमाचल प्रदेश की आपका क्षेत्र है जहाँ पे सबसे कम विकास है। तो विद्यालय, अस्पताल आपके विकास किए गए, स्वच्छ जल, सड़कों तंत्र का विकास किया गया, बिजली का विकास किया गया। कृषि के लिए नए परिवहनीय आपके क्षेत्र और पर्यावरण अनुकूल जो तरीके हैं वो प्रोत्साहित किए गए। पशुपालन के नए तरीके सुझाए गए। सामाजिक रूप से देखें तो हम स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि हुई, दालों नगदी फसलों में आपकी वृद्धि हुई, कुरीतियों मतलब बाल विवाह जैसी सामाजिक चीज़ों से मुक्ति आपको देखने को मिली। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपके आते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, एक से बार देख लीजिए, आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। इसका दोस्तों जय हिंद, जय भारत।